Hello, students. Welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 3rd of May 2024. तो आज हम 3 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 3rd ऑफ मे 2024। सो आज की अगर मैं क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार जो डिफेंस से रिलेटेड अभी न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार हम कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे, रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिन की खबरों से रिलेटेड कुछ समाचार देखेंगे। बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक और लेखकों के समाचार देखेंगे। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार। कुछ औपचारिक न्यूज, शोक समाचार, पुरस्कार और मान्यता से रिलेटेड समाचार। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, कंप्लीट सारांश हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने कवर किया। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, ये हमारी कैटेगरीज होने वाली हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड खर्च फाइनेंशियल ईयर 2024 में 27% बढ़कर 18.26 लाख करोड़ हुआ। तो अभी आरबीआई ने एक डेटा रिप्रेजेंट किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 23-24 की अगर मैं बात करूं वित्तीय वर्ष, तो जो पब्लिक ने खर्च किया है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो 27% तक बढ़ा है और 27% बढ़कर कितना हो गया है, 18.26 लाख करोड़ हो गया है। क्लियर। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 14 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 18.26 ट्रिलियन रुपए हो गया है। मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड खर्च फरवरी 2024 में 1.49 ट्रिलियन रुपए से लगभग 10.07% बढ़कर 1.64 ट्रिलियन रुपए हो गया, जिसके कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति और मार्च के दौरान त्योहारों की बिक्री थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान भारत में शीर्ष 4 क्रेडिट कार्ड जारी करता एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई और एक्सिस ने अपने बाजार हिस्सेदारी में कमी का अनुभव किया, जो मार्च 2023 में 74.79% से घटकर मार्च 2024 में 71.98% हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने मार्च 2024 में 43,417.29 करोड़ रुपए के क्रेडिट कार्ड लेन देन के साथ नेतृत्व किया, जो फरवरी 2024 में 40,288.51 करोड़ रुपए से 8.57% अधिक है। क्लियर। तो आरबीआई का डेटा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो क्रेडिट कार्ड खर्च है वो बढ़कर 18.26 लाख करोड़ रुपए हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही न्यूज है। तो आरबीआई ने क्या किया है, गाइड नोटिस जारी किया ऑन ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट टू एक्सटेंड इट टू एनबीएफसी। तो पहले तो आपको एनबीएफसी का मतलब पता होना चाहिए। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी बैंक की तरह काम कर रही है। मतलब जो फाइनेंस के लिए काम करती हैं, जितनी भी म्यूचुअल फाइनेंस कंपनीज है, एलआईसीज वगैरह हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, सभी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, एनबीएफसी की कैटेगरी में डालते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल 2024 को वित्तीय क्षेत्र के लिए अद्यतन ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिजिलियंस पर मार्गदर्शन नोट जारी किया। यह अद्यतन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित आवास वित्त कंपनियों तक दिशा निर्देश का विस्तार करता है। अद्यतन नोट परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट दिनांक 14 अक्टूबर 2005 को संशोधित करता है। क्लियर। तो आरबीआई ने परिचालन जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन मार्गदर्शक नोट को एनबीएफसी तक विस्तारित किया है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट भी हमारी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। तो आरबीआई ने जून 2024 की मौद्रिक नीति के लिए इनपुट प्राप्त करने हेतु आईईएसएच और सीएसएस लॉन्च किया। व्हाट इज आईईएसएच? आईईएसएच इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एंड सीसीएस इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो आरबीआई ने अभी क्या लॉन्च किया है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड लॉन्च किया और उसके साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे लॉन्च किया है 2024 की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। तो आईईएसएच 19 शहरों में व्यक्तिगत उपभोग बास्केट के आधार पर मूल्य आंदोलनों और मुद्रास्फीति पर व्यक्तिपरक आकलन को लक्षित करता है। सीसीएस घरेलू आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, घरेलू आय और खर्च के बारे में भावनाओं पर घरों से गुणात्मक प्रतिक्रियाएं एकत्रित करता है। हंसा रिसर्च ग्रुप प्रॉपर्टी लिमिटेड मुंबई को आरबीआई की ओर से दोनों सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को चुना गया है? हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आरबीआई के बिहाफ पे क्या करेगी? सर्वे करेगी। नेक्स्ट है यश बैंक एंड ए एन क्यू फाइनेंशियल बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है ताकि पाई एंड पाई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, एक यस बैंक की बात हो रही है, एक ए एन क्यू फाइनेंस की बात हो रही है। पाई और पीएचआई से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए दोनों ने समझौता किया है। तो अगर मैं पाई क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो एक डिजिटल ओनली कार्ड है जो घरेलू लेन-देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर सहज क्रेडिट प्रदान करता है जिसमें कोई ज्वाइनिंग या वार्षिक शुल्क नहीं है। वहीं पीएचआई क्रेडिट कार्ड एक भौतिक कार्ड है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए और यह भोजन, यात्रा और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है। पाई क्रेडिट कार्ड मुफ्त है और पीएचआई क्रेडिट कार्ड के खिलाफ जारी किया जाता है। तो दो तरह के हैं, एक घरेलू है और एक क्या है? भौतिक कार्ड है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए मदद करता है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो नियो बैंक एफआई सिक्योर एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो नियो बैंक है फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको अभी आरबीआई से किस चीज का लाइसेंस मिल गया है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस मिल गया है। एफआई को एनबीएफसी लाइसेंस मिलने से वे अपने स्वयं के खातों से ऋण प्रदान कर सकेंगे जिससे बैंक और अन्य एनबीएफसी जैसी बाहरी निर्भरताओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एपीफी टेक्नोलॉजी को पीक एक्वियो टेमामोस का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो जो ये फाई है ये एपीफाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नियो बैंक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये नेक्स्ट न्यूज भी हमारी वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया को पीए के रूप में संचालन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो आरबीआई ने अभी क्या किया है? वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्रोवाइड किया है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अभी आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर की मंजूरी मिल गई है। तो वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया वर्ल्ड लाइन ग्रुप का हिस्सा है जो इन स्टोर और ऑनलाइन सुरक्षित भुगतान प्रसंस्करण जैसी सेवाएं प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए ई कॉमर्स, रिटेल, यूटिलिटी, शिक्षा, यात्रा और अतिथि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ काम करता रहता है। क्लियर? तो याद रखना है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया को पीए के रूप में संचालन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से ये एनआईपीएल एंड बैंक ऑफ नामीबिया ने पैक्ट साइन किया है ताकि नामीबिया में भी क्या डेवलप किया जा सके? भारत की तरह यूपीआई पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो व्हाट इज एनआईपीएल? तो एनपीसीआई हम सबको पता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 2008 में आरबीआई लेके आया था, जो पेमेंट सिस्टम को भारत में डील करता है। तो उसी की तर्ज पर एक नेशनल पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। तो भारत का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, जिसने अभी पैक्ट साइन किया बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। इस पैक्ट का पर्पस क्या होगा? अब ना ये बाहर बैंक ऑफ नामीबिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई डेवलप करेगा ताकि जो नामीबिया का फाइनेंशियल है वो और मॉडर्नाइज हो सके। तो यह समझौता भारत के यूपीआई अनुभव और तकनीक का उपयोग करके नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देगा और नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापार भुगतान लेने को, यानी पी टू पी, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मार्केट है जो बेसिकली होता है, उससे भुगतान लेने को सुगम बनाएगा। लाभों में भुगतान की बेहतर अंतर संचालनता और अविकसित जनसंख्या के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार शामिल है।
तो याद रखना एनआईपीएल ने किसके साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, ताकि यूपीआई जैसा भुगतान वहां पर भी स्टैब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड बेसिकली ई पेमेंट। तो सेम ऐसी एक ग्रो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रो पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अभी उसको आरबीआई से क्या मिल गया है? पेमेंट एग्रीगेटर या ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। तो सेम न्यूज है, बस ऑर्गेनाइजेशन अलग है कि इस बार किसकी हम बात कर रहे हैं? ग्रो की बात कर रहे हैं। तो ग्रो पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है। एआई लाइसेंस ग्रो को अपने यूपीआई ऐप ग्रो पे के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन सक्षम करने की अनुमति देगा। ग्रो अब व्यापारियों को शामिल कर सकता है और डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान कर सकता है, जिससे इसकी वित्तीय सेवाओं का विस्तार हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाए हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज इंपोज की हैं आरबीआई ने। सेवरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहे थे, तो उसी के बेसिस पे उनके ऊपर क्या लगाई गई है? पेनल्टीज लगाई गई है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर अगर कोई पेनल्टी इंपोज करनी है, उन्हें रेगुलेट करना है, तो डायरेक्ट किसके अंडर आते हैं? वो आरबीआई के। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंक, वैसे तो नाबार्ड भी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, बट हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाए हैं। ये दंड आरबीआई द्वारा पहचाने गए विभिन्न नियामक उल्लंघनों के कारण है। दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि ये दंड बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी विशिष्ट लेन देन या समझौतों को मान्य या मान्य नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट इज सेम न्यूज अभी हमें पड़ी है, एनपीसीआई ने यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ क्या किया है? साझेदारी की है। तो अभी जस्ट हमने न्यूज डिस्कस किया है, सेम वही न्यूज है जो अभी हमने पढ़ी है, ताकि नामीबिया में भी जो पेमेंट है, डिजिटल भुगतान है, उसमें क्रांति लाई जा सके। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से न्यूज है नेक्स्ट भी। तो आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8% ब्याज देने की घोषणा की है। तो बेसिकली हाँ, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आरबीआई ने बेसिकली क्या किया उनके लिए, मैच्योराइजेशन के टाइम पे 2034 में कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी आरबीआई? 8% इंटरेस्ट देगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा की है। यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है जो हर 6 महीने में पुनः सेट होता है। ब्याज दर वर्तमान बाजार की स्थिति को दर्शाती है। मीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। तो जो एक लचीला निवेश बेसिकली विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट बैंक इन फाइनेंस से ये अप्रैल में भारत की विनियम गतिविधियां 3.5 वर्षों में दूसरी सबसे मजबूत। तो इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है इन अप्रैल सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन 3.5 इयर्स। तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने अप्रैल में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स ने मजबूत विस्तार का संकेत दिया है। यह 2021 की शुरुआत के बाद से विनिर्माण गतिविधियों में दूसरी सबसे मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष के शानदार प्रदर्शन की गति को यह क्षेत्र बनाए रखता है। तो याद रखना है, भारत ने जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अडानी ग्रीन लिमिटेड ने 750 मेगावाट सौर परियोजना के लिए $400 मिलियन का वित्त पोषण सुरक्षित किया है। तो अडानी एनर्जी लिमिटेड है जिसने अभी क्या किया है, 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त किया है। वित्त पोषण 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों के एक संघ से आता है। तो किसी एक के थ्रू नहीं मिला, 5 लीडिंग इंटरनेशनल बैंक के थ्रू मिला है। इस फंड से क्या होगा, 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान में और गुजरात में। तो इसका पर्पस क्या है? 750 मेगावाट सौर परियोजनाओं का निर्माण करना जो राजस्थान और गुजरात में होंगी, और ये परियोजना नवंबर 2024 में ऑनलाइन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से ये पूर्व भारत पे को ध्रुव बहल ने लॉन्च किया इटर्नल कैपिटल वीसी फंड। तो पूर्व भारत पे को ध्रुव धनराज बहल ने एक नया वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। फंड जिसका नाम इटर्नल कैपिटल है, उसके पास 240 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण कोष है। निधि में एक ग्रीन शू विकल्प शामिल है जो अतिरिक्त निवेश लचीलापन प्रदान करता है। यह कदम भारतीय स्टार्टअप्स के गतिशील परिदर्शन में बहल की प्रविष्टि को भी चिन्हित करता है। तो याद रखना, इटर्नल कैपिटल वीसी किसने लॉन्च किया है? ध्रुव धनराज बहल ने।
नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी क्या किया, भारत की जो टॉप 5 कंपनीज में उसमें शामिल हो गया है, जिससे इसका जो मार्केट कैपिटलाइज है वो 8 ट्रिलियन मार्क को पार कर गई है। तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे इसका बाजार मूल्य बढ़ गया। यह उपलब्धि आईसीआईसीआई बैंक की स्थिति को एक वित्तीय शक्ति के रूप में भी मजबूत करती है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो हमने काफी सारी बैंकिंग न्यूज देखी है। नाउ नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो अभी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज स्मार्ट सिस्टम फ्रॉम उड़ीसा। तो स्मार्ट का भी अपने आप में एक मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टॉर्पेडो सिस्टम है, जिसको अभी डीआरडीओ ने कहां से टेस्ट किया है, उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप चांदीपुर बालासोर से इसका परीक्षण किया है। स्मार्ट प्रणाली को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 643 किलोमीटर तक की रेंज वाली एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर और 20 किलोमीटर रेंज वाला एक हल्का टॉर्पीडो शामिल है, जिसमें 50 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वारहेड है। क्लियर। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा से स्मार्ट, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एनएचपीसी ने अभी नॉर्वे ओशियन सन के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को भारत में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो एनएचपीसी का है और उसके साथ साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्वे है, जिन्होंने नॉर्वे की ओशन सन है, जिन्होंने भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी तकनीक को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रौद्योगिकी में एनएचपीसी द्वारा पहचाने गए स्लो पर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक झिल्लियों पर लगे फोटोवोल्टिक पैनल शामिल हैं। यह पहल एनएचपीसी के सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में वृद्धि के प्रयासों के साथ मेल खाती है। क्लियर। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एनएचपीसी और नॉर्वे ओशियन सन। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। माइक्रोन वेंचर इन इंडिया। तो माइक्रोन का भारत में क्या हो गया, उद्गम हो गया, पहले भारत निर्मित चिप्स का रोल आउट। तो माइक्रोन इंडिया की सानद इकाई 2025 में घरेलू रूप से निर्मित अर्धचालक चिप का पहला बैच पेश करने के लिए तैयार है। इन चिप्स के वैश्विक निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आनंद राम मूर्ति जो प्रबंधन निर्देशक है, उन्होंने वैश्विक मांग और रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला। यह उद्यम चुस्ती पर जोर देता है और साइबर सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी को भी संबोधित करता है। तो माइक्रोन का भारत में उद्गम। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो फिडे बीट्सवन ग्रैंड मास्टर टाइटल टू इंडिया चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को फिडे ने ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले तो फिडे पता होना चाहिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को हम फिडे के नाम से जानते हैं। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं वैशाली रमेश बाबू, जिनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आधिकारिक रूप से ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वे और उनके भाई जीएम रमेश बाबू प्रज्ञानंद दुनिया के पहले ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी है। वैशाली 84वीं भारतीय ग्रैंड मास्टर और किसी भी देश से ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 42वीं महिला बन गई है। तो इंडिया से तो मैं बात करूँ तो 84वीं बेसिकली ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो ये 42वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। उसने 2023 में स्पेन के बार्सिलोना में फोर्थ एल लोबेग्रेटा ओपन में आवश्यक 2500 एएलयू अंक पूरे किए हैं। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को फिडे ने ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया। नेक्स्ट है अमूल स्पॉन्सर करेगा टी20 विश्व कप, जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो हम सबको पता है टी20 विश्व कप होगा जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय डेयरी दिग्गज अमूज को यूएसए और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया है। यह प्रायोजन जून 2024 में होने वाले बहुप्रतीक्षित टी20 विश्व कप खेलों के लिए होगा। अमूल की ब्रांडिंग टीमों की वर्दियों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी और अमूल की प्रायोजन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के समर्थन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। क्लियर। तो अमूल टी20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मेन स्पॉन्सर होगा।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है तो आईसीसी ने इम्पोज कर दिया है 5 ईयर बैन ऑन वेस्ट इंडीज क्रिकेटर डेवन थॉमसन फॉर एंटी करप्शन बीच। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, अभी उन्होंने डेवॉन थॉमस जो कहाँ के क्लियर प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी उल्लंघन के लिए उन्हें 5 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया गया है। थॉमस ने कई भ्रष्टाचार विरोधी कांड का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की। उसे सभी प्रकार के क्रिकेट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईसीसी का निर्णय खेल की अखंडता बनाए रखने पर उसके सख्त रुख को भी दर्शाता है। डन। नेक्स्ट है भारत 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, और कहां पर होस्ट किया जाएगा, ये गुवाहाटी में। तो स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट है ये बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहां पर कंडक्ट की जाएगी, भारत में, और भारत में भी किस जगह पे, असम गुवाहाटी में। तो यह 2008 के बाद पहली बार है जब भारत इस प्रमुख बैडमिंटन आयोजन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा भारतीय बैडमिंटन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, जो 24 से 30 अप्रैल तक हमने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि टीके से रोके जा सकने वाले रोगों से व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयासों को उजागर किया जा सके। 2024 का विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2024 तक मनाया गया। WIW 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन के आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ भी मनाता है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो मानवता की संभावना सभी के लिए टीकाकरण है। तो इस बार की थीम क्या है, ह्यूमैनिली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई। तो 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाम से भी या मजदूर दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। तो 1 मई को विश्व भर में श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देने और उनकी योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों के लिए उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य है। मई दिवस की उत्पत्ति 1886 में शिकागो यूएसए में हुए हेमाक्रेट नरसंहार से की जाती है। 1889 में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय ने घोषणा की, सेकेंड इंटरनेशनल अनाउंसमेंट की गई कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। यह कार्यक्रम प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करता है। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता और ग्रह के लिए एक प्रेस। तो पत्रकारिता की भूमिका को पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और सार्थक कार्रवाई को प्रेरित करने में रेखांकित करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे याद रखना है मई 3। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, जिन्होंने अभी एक न्यू बुक लॉन्च की है, जस्ट ए मशीनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। सो नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर जस्ट ए मशीनरी बुक किसकी है, पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव की बुक है। तो डॉक्टर दुर्वुरी सुब्बा राव जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम क्या है, जस्ट ए मिशनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। तो पुस्तक को पेंगुइन रेडमन हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था, और ये डॉक्टर सुब्बा राव के करियर का वर्णन करती है, जिसका उद्देश्य युवा पेशेवरों को प्रेरित करना है। डी सुब्बा राव ने 5 वर्षों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो वो 2008 से 13 तक तो क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहे हैं, और 2005 से 7 तक वो बेसिकली प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य कर किया है उन्होंने। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। तो जेरिमा मेनल स्वर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन जो द्वीप समूह है उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको शपथ दिलाई गई है, जेरमिया मानेले। तो जेरमिया मानेले सोलोमन द्वीप समूह के पूर्व विदेश मंत्री थे, जिन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव परिणामों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने के बाद उनके गुप्त मतदान में प्रधानमंत्री का वोट जीता है। मानेले ने मनासेहे सोगावेरी की जगह ली, जिससे 4 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो उससे पहले कौन काम कर रहा था, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मनासेह को रिप्लेस किया है।
सोलोमन द्वीप समूह ने 2024 में पहली बार संयुक्त चुनाव आयोजित किए जिसमें प्रांत, नगर परिषद और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ हुए। क्लियर। नेक्स्ट सेम न्यूज है बट थोड़ा सा देखो घुमा के दिया किस तरह से। तो सोलोमन द्वीप समूह ने चीन समर्थन नेता जेरमिया मानेला को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। तो अभी हमने पढ़ा है यह चुनाव दक्षिण प्रांत द्वीप समूह के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का इरादे का संकेत देता है। मानेले का नेतृत्व सोलोमन द्वीप समूह चीन के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद करता है। चुनाव इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर इन डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो प्रतिमा सिंह हैं जो आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर है, जिन्हें आप ये अपॉइंट किया गया है डीपीआईआईटी का डायरेक्टर। तो प्रतिमा सिंह भारतीय राजस्व सेवा की एक अधिकारी को निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह उद्योग और आंतरिक व्यापार बेसिकली संवर्धन विभाग में सेवा करेंगी। क्रमिक एवं प्रशिक्षित विभाग द्वारा नियुक्ति की घोषणा की गई है। सिंह की नई भूमिका से विभाग की रणनीति पहलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्लियर। यहाँ से आप ये फोटो कट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रतिमा सिंह आपको याद रखना है कौन बनी है, डीपीआईआईटी के डायरेक्टर। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। तो वेटरन पॉलिटिशियन थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे वीर श्रीनिवासन, जिनका भी 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनके 5 दशक तक फैला एक शानदार करियर था। प्रसाद का निधन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति भी है। क्लियर। तो याद रखना है कहां से जुड़े हुए हैं ये, वी श्रीनिवासन। तो ये पॉलिटिशियन थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो डिजाइनर है भावी मेहता, जिन्होंने अभी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 के लिए द बुक ब्यूटी प्राइज जीत लिया है। तो डिजाइनर भावी मेहता ने द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 जीता है। तो डिजाइनर भावी मेहता ने प्रदीप सेबेस्टियन की पुस्तक द बुक ब्यूटीफुल के बुक जैकेट को बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण को जीत लिया है। क्लियर। तो इन्होंने ये बुक जैकेट कवर बनाया था प्रदीप सेबेस्टियन की द बुक ब्यूटीफुल का, जिसके लिए इन्हें 9वें संस्करण के लिए अवार्ड मिला है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि भी है। तो द बुक ब्यूटीफुल का प्रकाशन हेंचेट इंडिया द्वारा किया गया है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि जो क्रेडिट कार्ड खर्चा है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 27% तक बढ़ा है और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग ये 18.26 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। उसके बाद हमने देखा था कि आरबीआई ने परिचालन जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन मार्गदर्शन नोट जारी की हैं, जो जो जिसे एनबीएफसीज में क्या किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने देखा था कि आरबीआई ने लॉन्च किया आईएसएच एंड सीएसएस टू गेट इनपुट फॉर जून 2024 मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हमने देखा कि आरबीआई ने जून 2024 की मौद्रिक नीति के लिए इनपुट प्राप्त करने हेतु आईईएसएच बेसिकली लॉन्च किया है। यस बैंक और एएनक्यू फाइनेंस से हमने न्यूज देखी थी, जिसमें हमने देखा था पाई और पीएचआई को ब्रांडेड कार्ड इन्होंने लॉन्च किए हैं, क्रेडिट कार्ड है बेसिकली। नियो बैंक एफआई ने आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी थी। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया को पीए के रूप में संचालन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। और हमने देखा था एनआईपीएल और नामीबिया बैंक ने नामीबिया के लिए यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए समझौता किया है। ग्रो को आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन का लाइसेंस मिल गया। आरबीआई ने बहुत सारे सहकारी बैंकों के ऊपर क्या लगाया है, पेनल्टी इंपोज की है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि एनपीसीआई ने नामीबिया बैंक के साथ बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि नामीबिया में भी क्या फैलाया जा सके, यूपीआई को स्प्रेड किया जा सके। क्लियर। उसके साथ साथ हमने देखा है कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 के लिए आरबीआई ने 8% बेसिकली अनाउंस किया है। उसके साथ साथ हमने देखा अप्रैल में भारत की विनियम गतिविधि 3.5 वर्षों में दूसरी सबसे मजबूत हुई। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 400 मिलियन का वित्त पोषण सुरक्षित किया, जिससे वो राजस्थान और गुजरात में 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे। पूर्व भारतीय सीईओ ध्रुव बहल ने लॉन्च किया एटर्नल कैपिटल वीसी फंड और आईसीआईसीआई बैंक अपनी
8 ट्रिलियन कैपिटल या मार्केट कैपिटल के साथ टॉप 5 कंपनीज में भारत में पहुंच गया है। उसके बाद हमने कुछ डिफेंस न्यूज़ देखी थी। डिफेंस न्यूज़ में हमने देखा था डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज स्मार्ट सिस्टम फ्रॉम ओडिशा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने न्यूज़ देखी जिसमें हमने देखा कि एनएचपीसी और नॉर्वे की ओशन सन्स ने फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए आपस में टाई अप किया है। और माइक्रो वेंचर इन इंडिया का हमने फर्स्ट इंडिया मेड चिप्स के बारे में डिस्कस किया। स्पोर्ट्स से हमने देखा कि वैशाली रमेश बाबू को अभी ग्रैंड मास्टर नियुक्त किया गया है। और अमूल ने अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 की स्पॉन्सरशिप ली है जो यूएसए और साउथ अफ्रीका में होंगे। उसके साथ-साथ हमने देखा था डेवोन थॉमस जिस पर भ्रष्टाचार विरोधी उल्लंघन के लिए अभी क्या लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। और जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत होस्ट करेगा कहां पर, गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बुक्स एंड ऑथर पुस्तक और लेखक में हमने देखा था कि डी सुब्बा राव ने जस्ट ए मिशनरी बुक लॉन्च किया जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। नियुक्ति और इस्तीफे समाचार देखे जिसमें हमने देखा कि जेरीमिया मनाले ने सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और प्रतिभा सिंह को डीपीआईआईटी में निर्देशक नियुक्त किया गया है। शोक समाचार में हमने देखा कि पॉलिटिशियन थे वी श्रीनिवासन प्रसाद जिनका अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और अवार्ड से हमने देखा द बुक ब्यूटीफुल के लिए डिजाइनर भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का नौवां संस्करण, 8वां नौवां संस्करण जीत लिया। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।